नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। 3.5 महीने तक कोरोना से संक्रमित रहे। हालात इतने खराब हो गए कि आवाज़ तक बंद हो गई, छाले पड़ गए, लेकिन बेड में तड़पते रहे। और तड़पन का कारण क्या था? तड़पन का सीधा सीधा कारण मन के भाव, जन सेवा, गरीब सेवक हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। डॉक्टरों ने कहा फोन से बात मत कीजिए, ये अपना तारतम्य बंद कर दीजिए, लेकिन उनके मुख से एक ही भावना निकलती थी, एक ही विचार निकलते थे, एक ही संदेश निकलते थे, जिसका सीधा सीधा अर्थ था कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान ने सुनी, जल्दी स्वस्थ हुए और फिर उसी धमा चौकड़ी में आ गए। कभी कभी लगती है कि इनकी एक होड़ सी चल रही है विकास कार्यों में। ऐसे विधायक हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि वास्तव में ऐसे ही जनप्रतिनिधि होने भी चाहिए। वे हैं हमारे साथ भाजपा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। सुरेंद्र मैथानी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश वर्मा जी। और मैं कामना करता हूं कि आप जिस भावनाओं से समाज की, जनता की सेवा कर रहे हैं, वैसे ही करते रहिए, स्वस्थ रहिए और कानपुर का भला भी करते रहिए। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आप देखा कि अनवरत जनता की सेवा में लगे रहते हैं। क्या अब हम मान लें कि इस देश में सरकार, शासन, प्रशासन सब कुछ ऐसा हो गया है जो गरीबों की सुनता नहीं, असहायों की सुनता नहीं, सुनना उन्हीं की जाती है जो संपन्न होते हैं, जिसके कारण आप जैसे विधायकों की घेराबंदी लगातार रहती है। कार्यालय में ये पत्र लिखना, वो पत्र लिखना, सब कुछ जारी रहता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? हाँ, देखिए डॉक्टर रमेश जी, मैं ये मानता हूँ, चूँकि मैं पहले विधायक नहीं था, मैं जब विधायक बना तो मुझे दिखाई दिया कि विधायक के अंदर अनेक संभावनाएं हैं गरीबों की सेवा करने के लिए, बहुत माध्यम हैं जिनसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। कोरोना कालखंड आया, मैंने कोरोना के कालखंड में भी 24-24 घंटे मेहनत करके जिन गरीबों की, कईयों की जान तो ईश्वर ने बचाई, लेकिन माध्यम मुझे बनाया। 27 ऐसे लोग थे जिनके पूरे कानपुर महानगर में, जिनकी डेड बॉडी परिवार वाले देखने तक के लिए जाने की उनके पास नहीं था, और मैंने डेड बॉडियाँ दूसरे जिलों से मंगा करके और यहाँ पर उनके परिवार वालों को सौंपी। बहुत मेरी माताएं ऐसी थी जिनको अस्पताल तक ले जा करके उनकी जानों को काम ईश्वर ने किया, लेकिन माध्यम मुझे बनाया और मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि राजनीतिक जीवन में कुछ रचनात्मक कार्य ऐसे भी होने चाहिए जिसके पुण्य का कुछ अंश आपसे जुड़े, और गरीबों की जो वो शुभ कामनाएं मुझे तब महसूस हुई जब मैं अस्पताल में 3.5 महीना रहा और मुझे लगा था कि शायद अब इस दुनिया में वापस नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उन्हीं गरीब माँओं की और उन परिवारों की वो शुभ कामना मुझको प्रेषित हुई और मैं दोबारा ईश्वरी कृपा से, आप सबकी कृपा से जनता की सेवा के लिए फिर से उपस्थित हो पाया। वरना लोगों ने सोचा था कि शायद अब इस गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में फिर से उपचुनाव होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम सेवा भाव को लेकर के हम सौभाग्यशाली हैं कि केंद्र में हमारी सरकार, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, ये सरकार गरीबों को समर्पित अपनी योजनाओं को लेकर के संवेदनशील है। मुझको वो समय याद आता है कोरोना का। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त निर्देश हम लोगों को दिए थे कि एक भी गरीब आपके विधानसभा क्षेत्र में भूखा नहीं सोना चाहिए, और मुझे इस बात का संतोष है, गर्व नहीं है, संतोष है कि मैंने 13 मोदी योगी रसोई चला करके पूरी विधानसभा को 13 भाग में बांट करके और समाज के लोगों के साथ लोगों को प्रेरित करके जरूरतमंदों तक रोटी पहुंचाने का काम किया। आपके जो और विधायक हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं, क्या कारण है कि वो इतना समर्पण भाव नहीं रखते हैं, जिसके कारण समस्याएं बनी रहती है?
देखिए डॉक्टर रमेश जी, वो समर्पण रखते होंगे, मैं देख नहीं पा रहा हूँ वहाँ, चूंकि मेरे पास गोविंद नगर क्षेत्र में बिल्कुल मछली की आंख के तरह में इच्छा है कि मेरी विधानसभा उत्तर प्रदेश की यूनिक विधानसभा बन जाए। इसके लिए मैं दिन रात कड़ी मेहनत करता हूँ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो आप जिस तरीके से काम करते हैं, तो दूसरे विधायक क्यों, क्या वो इसको एक प्रोफेशनल मान लेते हैं? क्या वो इसको एक जन सेवा से अब परे हो जाते हैं, या जिस दिन सोच लेते हैं कि अब विधायक बन गए, अब ठीक है चलेगा, सब काम हम तो अधिकारी लोग करते रहते हैं, हम देखते सुनते रहे, क्या ये भावना आ जाती है क्या? मैंने कुछ तो मैं आपसे चाहता हूं कि आपने जो इतना त्याग कर रहे हैं, कब से उसको स्पष्ट तो बताइए, क्या कारण है कि और लोग क्यों नहीं कर पाते? देखिए, मैं खाली डॉक्टर रमेश जी ये कह सकता हूँ कि मैं लगातार, मैंने कहा कि मैं पहले विधायक नहीं था, तो मुझको इस विधा का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब विधायक बना और मैंने देखा सदन में जाकर के कि इतनी संभावनाएं और संवैधानिक अधिकार हैं विधायक के पास कि आप बहुत कुछ करा सकते हैं, तो अब कौन कैसे काम करता है ये नहीं, तो क्या आप मानते हैं कि उनमें अज्ञानता भी है कि विधायक तो बन गए, लेकिन वो जो है उनको ज्ञान नहीं है कि इस तरीके से काम करना चाहिए? नहीं, सब करते हैं। अच्छा, तो इतना तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से तरीका, तो क्या हम ये माने कि अगर जिस तरीके से आप काम करते हैं और उसी तरीके से सारे विधायक काम करने लगे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करने लगे, पार्षद काम करने लगे, तो शायद जन समस्याओं का बिल्कुल निराकरण हो जाए और एक जीवन में नया आयाम आ जाए। देखिए डॉक्टर साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, चूंकि सब वो कार्यकर्ता से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी, मैं आप इस समय बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप क्यों बार बार बीजेपी, आप अपना बचाव क्यों करने लगते हैं कि आपको लगता है कि मैं विधायकों, इसीलिए जन सामान्य बात कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बताइए। मैं आपके विधायक की बात, आप अपनी विधायकों का बचाव मत करिए यहाँ पे। डॉक्टर रमेश जी, असल में सबकी विधानसभा की परिस्थितियां अपने अपने अनुसार बनती है, तो उस तरीके से मेरी विधानसभा की जो कार्य योजना है वो भिन्न प्रकार की है। ये मान चले कि आपकी भिन्न प्रकार, तो क्या मैं मान के चलूं कि आपकी गोविंद नगर विधानसभा में पहले कोई काम नहीं हुआ और जिसका भुगतना आपको पकड़ रहा? क्या मैं ये मान लूं? अब काम भी लगातार, चूंकि हमारी सरकार ने भी लगातार काम किया, हमारे जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने भी काम किया, चूंकि कोई अंत सीमा नहीं है, तो वो और अधिक, जैसे पहले हमारे सारे लोगों ने खूब काम किया, मुझे लगा कि अब पुल भी यहाँ पर एक्स्ट्रा होना चाहिए, पुल अतिरिक्त होना चाहिए, मैं पुल के लिए जूझ गया, पुल लेकर के आ गया। मुझे लगता है कहाँ ले आए, कहाँ ले आए? दादा नगर पुल को अभी इस बजट में उसके लिए पैसा हो रहा, सैद्धांतिक मंजूरी करा दी, मैंने याचिका लगाई थी सदन में, और उत्तर प्रदेश के सदन के माध्यम से दादा नगर का पैरेलल पुल, जो दूसरा पुल है, उसको मैंने उत्तर प्रदेश के जो राज्यांश होता है उसको मैंने सैंक्शन करा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अनुमति दे दी। वो सरकार के पास केंद्र में गया और माननीय पीयूष गोयल जी से अभी 5 दिन पहले मैंने इसको जारी किया था। आप लोगों ने इसको बड़ा सराहाया है आपने, तो उस पर मैंने उनके मंजूरी ले ली। उन्होंने कहा कि इस बजट में मैं इसका पैसा रिलीज करा रहा हूँ, वो काम प्रारंभ होगा। अरमापुर का पुल देखिए आप, 3 साल से लगातार आपने कुछ नहीं, मैं जो अनुभव देख रहा हूँ कि हमारे सारे विधायक अगर जनप्रतिनिधि पैर चलाता आप अपने सारे विधायकों की बात न करा करिए, आप पहले अपनी बात बताइए। और मेरा अनुभव आया डॉक्टर साहब कि जनप्रतिनिधि का पैर अपनी विधानसभा में चलता रहे, बहुत से काम अपने आप अधिकारी और बार यही मैं पूछ रहा हूँ, ये पैर क्यों नहीं चल रहा है और जनप्रतिनिधियों का? मैं ये कह रहा हूँ, आप भी वही बात कर रहे हैं, बात हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन बस फर्क कितना हो जाता है कि आप पता नहीं क्यों, अरे आप खुल करके बोलिए कि पैर क्यों नहीं चल पा रहे हैं लोगों के? सबके चल रहे हैं डॉक्टर साहब, सब चला रहे हैं। नहीं, अब आप हंस के न बताइए, हंस के। उनकी परिस्थितियां अपने विधानसभा में भिन्न, या यूं मान के चलें कि व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां हैं, नहीं कर सकते हैं विधान, तो और विधानसभा बड़ी खुशहाल है, आपकी विधानसभा बड़ी खराब है। नहीं, या तो आज आप ये स्वीकार कर लीजिए। हमारी विधानसभा भी बहुत अच्छी विधानसभा है, काफी काम वहां पर हुआ है, और उस काम को और अधिक गति देने का मन मेरा भाव रहता है। चलिए, हम और दूसरा भाव ये रहता है कि गरीबों की जितनी सेवा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मेरी एक सड़क, एक नाली आप बाद में बना दीजिएगा, लेकिन अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र से मेरा कोई पत्र अगर पात्रता के आधार पर जाता है तो गरीब आदमी को उसके इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा अवश्य मिले। और मुझे गर्व है इस बात का कि
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने हमारे प्रत्येक पत्र पर गरीबों के इलाज के लिए 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 5 लाख, जिसकी जैसा एस्टिमेट बना उस पैसे को तुरंत देने का काम किया। मुझे गर्व है कि मेरा ऐसे लेकिन और विधायकों को क्यों नहीं मिल पाता है? मिलता होगा सब, मैं जानकारी, केवल मुझको अभाव है जानकारी का बाकी विधानसभाओं की। नहीं, ये मतलब आप या यूं कहें कि आपने विशेष पैरवी की, आपने विशेष दबाव उस पर कर दीजिएगा, नहीं अपन मैंने जैसे कहा, या ये माने कि विधायकों की अपनी अपनी एक पकड़ होती है, एक दबाव होता है जिसके कारण हो पाता है, और आप उसमें आगे अव्वल हैं। नहीं, मुझे चूंकि डॉक्टर साहब उनकी विधानसभा का ये ज्ञान नहीं है कि वो किस प्रकार से काम करते हैं, मतलब तो फिर जब आप नहीं, तो एक बात आइए, अच्छा फिर आप हमको फिर कहेंगे, फिर आप कहेंगे तो आप फिर शहर के अध्यक्ष कैसे थे जो आपको ज्ञान नहीं था, खाली आपको गोविंदनगर विधानसभा का ज्ञान था? नहीं, आप जो बार बार ये बात समझा रहे हैं हमको, तो इसके मतलब आपको शहर के अध्यक्ष आप कैसे फिर रहे कि जब आपको अपने शहर के और विधानसभा ज्ञान नहीं था, आप खाली गोविंदनगर की विधानसभा, क्या आप गोविंदनगर विधानसभा के अध्यक्ष थे क्या? डॉक्टर साहब आप मेरे गुरु रहे हैं। नहीं, गुरु की बात 91-92 में भी आप ही से मैंने बहुत कुछ सीखा है। नहीं सीखा, मैं जानता हूं, लेकिन हाँ। जो विधायक गण हैं उनके यहाँ उनकी विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार वो लोग भी खूब सक्रिय रहते हैं अपनी सब ठीक बात, अपनी क्षमता के अनुसार। माने हम ये मान लें कि एक सिद्धांत है, जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है, सिद्धांत अपने धैर्य और अपने लगन से कोई जरूरत नहीं है। आप तो नहीं करते हैं प्रतियोगिता? मेरा तो लक्ष्य यह है कि मेरी गोविंदनगर विधानसभा बिल्कुल ठीक हो जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर पहचानी जाए, और यहाँ पर गरीब आदमियों के लिए सुनने वाला उनका ये गरीब सेवक 24 घंटे इसी भाव के साथ उपलब्ध रहे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। मेरा भाव हम यहाँ नहीं बदलेगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मैथानी जी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे चर्चा जारी है। Award goes to सोनाक्षी, एक सेल्फी प्लीज। तुम्हारे डैंड्रफ के साथ? अरे सब ट्राई किया पर जाता ही नहीं। चिक महानीम ट्राई किया? डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। नीम? साधारण नीम नहीं, हिमालय जैसे पहाड़ों में मिलने वाली महानीम। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू में है महानीम। ये जिद्दी डैंड्रफ पे भी जबरदस्त अटैक करे, और इसका फेनुग्रीक प्रोटीन फॉर्मूला हेयर फॉल कंट्रोल करे। डैंड्रफ जाएगा नहीं, भागेगा। चिक एंटी डैंड्रफ शैम्पू, डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी? कमाल की अजूबी। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। अपने बच्चों के सपनों को दे ऊंची उड़ान, अच्छी शिक्षा और सफलता की एक पहचान, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, जहां है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद जर्मन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड स्पोर्ट्स रूम, और साथ ही हम जुड़ चुके हैं रोहित शर्मा की क्रिक किंगडम एकेडमी से, और जहां है हाईटेक लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, और विजिट आवर कैंपस एट दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, आजनरी NH27 ओरई, कानपुर झांसी हाईवे, UP। कॉन्टैक्ट नंबर 8115116117। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शीट सिरप। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी। जब दूध की नदियां बहे, अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशुआ। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशुआ तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशुआ।
पेंट से पहले लगाइए घरौंडा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घरौंडा बॉल पुट्टी। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइट डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। असल में आज हम मैथानी से ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये कार्य करते रहते हैं, जिस तरीके से इनका समर्पण है, त्याग है, वैसे हमारे अन्य जनप्रति क्यों नहीं करते। हालांकि अब इनकी भी अपनी कुछ बाध्यताएं हैं तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन मैं इनसे केवल यही जानना चाहता हूँ जरा और थोड़ा सा हट करके। अभी नड्डा जी आए थे और नड्डा जी ने थोड़ा सा मंत्रियों से कह दिया आप अपना जरा तौर तरीका बदल लीजिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, बैठिए, जनप्रतिनिधियों से मिलिए, और उन्होंने ये भी कहा कि अपने काम का खुद आकलन कर लीजिए। तो ये तो बात सामने आ गई थी। तो ये इसका क्या मतलब क्या है, ये क्या कहा नड्डा जी ने? देखिए डॉक्टर रमेश जी, हम लोग कैडर बेस लोग हैं। हमारे यहाँ पार्टी में कोई व्यक्ति एक नहीं है जो व्यक्ति के आधार पर पार्टी चलती है। हमारी विचारधारा के आधार पर पार्टी चलती है, हमारी कार्य पद्धति है, हमारा काम करने का एक तरीका है। उसी तरीके के अंतर्गत जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी ने कहा, वो लगातार, चूंकि पूरे देश की नैतिक जिम्मेदारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी के ऊपर है, तो नड्डा जी का भी जो उन्होंने कहा उन्होंने भी उसी कार्य पद्धति के अनुसार कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, उन्होंने बूथ तक की बैठक में लोगों को निर्देश किया, मंडल की बैठक ली, राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ की बैठक लें, तो आप हमारे कार्य के तरीकों को समझ सकते हैं। तो उन्होंने समय पर ऐसा मतलब लगता है कि कोई फीडबैक चला गया और उसमें ये माना गया कि जो हमारे मंत्री जो है वो अपेक्षित अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक शब्द पर बड़ा जोर दिया, मैं नहीं हम, मैं नहीं हम। और बार बार एक बात और कहते रहे कि उन्होंने भी कहा कि वो कुछ मंत्री हटा जाए तो कोई दुखी नहीं होना चाहिए। ये सब क्या ये 2022 की प्लानिंग बता गए हमको लगता है। हाँ, प्रयोग है कि आप कार्यकर्ताओं को, कई कार्यकर्ताओं को अवसर देना, कई लोगों को किसी न किसी माध्यम से जनता की सेवा से सहयोग के रूप में मिले, कि सरकार भी उत्साहित रहे लोगों की सेवा में अपनी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए। माध्यम तो हम ही लोग हैं, माध्यम तो नहीं, मेरा सीधा मतलब है जो बात वो कह रहे हैं, मैं, हम और आप लोग बैठिए। आपका भी तो अनुभव होगा कि आप भी तो मंत्रियों से मिलने जाते होंगे और आपको कुछ ऐसा भी लगा होगा जो नड्डा जी ने बात की। बात तो बड़ी सामयिक कह दी नड्डा जी ने, तो ये तो आपको भी लगा होगा। नहीं डॉक्टर साहब, सब मिलते हैं, वो बराबर पुशबैक करना पड़ता है। मैं अच्छा, पुशबैक, वेरी गुड। छोटा सा मैं अगर उदाहरण दूं आपको डॉक्टर रमेश जी, कि हम जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। बिल्कुल। प्रति वर्ष हम रामलीला देखने के लिए पूरी रात बैठते हैं और उन्हीं दृश्यों को हर वर्ष देखते हैं। यानी हम संज्ञान में बराबर हमारे रहे कि हमारी हम की भावना है, इसी हम की भावना को लेकर के हमको लगातार मतलब मेरा कहने का मतलब ये आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी, पुश करना, मैंने पेन लेना। हमारे जनप्रतिनिधि ये सब नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि जो काम होना चाहिए, एक लेटर लिख दिया, चला गया लेटर, लेकिन लेटर आगे बढ़े, लेटर पर पेन लिया जाए, लेटर पर दबाव बनाया जाए। जैसे कि आपने कहा कि आपने 2 काम किए, कहने लगे कि दादा नगर का पुल बनना है। अब आप कह सकते थे वो रेल मंत्री पीयूष मंत्री ने बिल्कुल सैद्धांतिक मंजूरी दे दी और लड्डू अड्डू बंटवा देंगे। आप भी लड्डू अड्डू बंटवा चुके हैं कई बार, वो अनवरगंज की सड़क वो पटरी वटरी हटाने कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपने क्या किया,
उधर पीयूष गोयल से सैद्धांतिक मंजूरी ली, इधर अपने मुख्यमंत्री से कहा कि आप भी अपना 50% दे दीजिए, न काम नहीं चले। तो जब आपने दोनों को तालमेल किया तब काम बन पा रहा। चलिए अपने हिसाब से करते हैं। मैं अब अच्छा वैसे बताइए, अच्छा नड्डा जी आप लोगों को क्या, अच्छा चलिए नहीं वो आपकी भारतीय जनता पार्टी अगर अरे ये ऐसा काम न करें तो आपकी सरकार कैसे बन जाए, इतने प्रतिनिधि कैसे आ जाए, लेकिन अब वो दूसरी बातें हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत अच्छी चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जिस प्रकार से सरकार चलाई है, उसमें तो कहीं दो राय नहीं है। अरे अभी एक सर्वे आया, ये उत्तर प्रदेश की एक विशेष बात थी। सब सर्वे में आया कि हर जगह हर राज्य में जो मुख्यमंत्री थे वो लोकप्रिय नहीं थे, सारा दारोमदार हमारे प्रधानमंत्री पर था। लेकिन हमारा यूपी का एक ऐसा सर्वे था जिसमें हमारे योगी आदित्यनाथ आगे नहीं का आशीर्वाद चाहिए, सब जगह तो ऐसा नहीं है। खैर अच्छा ये बताइए नड्डा जी आप लोगों से भी तो कुछ कहे गए होंगे, वो तो बताइए पहले। बराबर अगर वो नहीं क्या आप कहे गए, क्या कहे गए? कहे तो नहीं, वो तो केवल एक कार्य पद्धति पे ही बात करते हैं। हाँ। हम लोगों को लगातार कि और वो जब भी अगर किसी नहीं 2005 आपने सोचा होगा 2022 के हिसाब से या जो आने वाले पंचायत चुनाव हैं इसके हिसाब से क्या आपको कहे गए? नहीं डॉक्टर साहब वो देखिए हम लोगों को तो पहले दिन से ही चुनाव, जैसे हमारा 17 का रिजल्ट आया, दूसरे दिन से हमारे 22 के चुनाव के हिसाब से पार्टी हमारी तैयार रहती है। हम किसी भी चुनाव को, जो हमारी पार्टी कार्य पद्धति है, किसी भी चुनाव की हमें कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करनी होती। प्रत्येक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी पार्टी है जो प्रत्येक चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहती है, क्योंकि हमारा काम गरीबों की सेवा करने के लिए है। हम राजनीति को सेवा का माध्यम बनाते हैं, हम सरकार को सेवा का माध्यम बनाते हैं। सरकार हमारे लिए भोग का आधार नहीं है, भोग का केंद्र नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये जो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन है, कभी कोई बदायूं, कभी कोई हाथरस, कभी ये घटनाएं जो हैं ये एक धब्बा लगा के चली जाती हैं, इससे एक छवि भी खराब होती है। आप इतना तो महसूस करते होंगे। आम जन मैं आप आम जन के बीच में रहते हैं तो लोग तो सोचते होंगे, वो क्या सोचते क्या है? देखिए डॉक्टर रमेश जी, वैसे तो जो व्यवहारिक बात है और जो सत्य बात है कि उत्तर प्रदेश का माहौल पिछले लंबे समय से इस प्रकार का बिगड़ा हुआ था कि लगता था कि उत्तर प्रदेश केवल अपराधियों का गढ़ है। उसको समाप्त किया योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, और धीरे धीरे आप देखिए कितनी अपराधियों की, जिनको लगा था कि मैं इस दुनिया का बेताज बादशाह हूँ, उनकी बड़ी बड़ी इमारतें आज ध्वस्त हो रही हैं, उनसे करोड़ों की वसूली हो रही है। यानी एक आने वाले समय के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संदेश दिया है कि यदि आप अपराध के दम पर कुछ अर्जित करेंगे, लोगों को भय व्याप्त करके और लोगों के साथ धोखाधड़ी करके, और आप गलत तरीके से धन को अर्जित करेंगे, तो वो धन आपके पास टिक नहीं पाएगा, सरकार उसको वो मैं मान गया, वो तो सब आप कर रहे हैं। और जो अपराधियों को आप देखिए ना कि अभी अब देखिए अपराधी देखिए अतीक कहां से नहीं आए। अच्छा आप अतीक की तो बात करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि अब पुलिस वाले खुद ही लुटेरे बनने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए बस वही तो मैं इस पर पूछना चाहता हूँ, ये पॉइंट। जैसे एक तो मैसेज ये गया कि बड़े बड़े अपराधियों को लगता है यार यूपी में जाओगे तो गाड़ी पलट जाएगी। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं वो लोग? गाड़ी पलट जाएगी ऐसा नहीं है। हाँ गाड़ी पलट जाएगी, नहीं गाड़ी पलट जाएगी, ये तो सही है। गाड़ी अपराध से भय है कि अपराध करेंगे तो भय, गाड़ी पलटी नहीं, कोई पलटा नहीं, लेकिन एक इस प्रकार का मैंने एक संदेश है कि चलिए पलट जाएगी। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि अपराध में एक तो मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का माहौल लंबे समय से था, सारे ही लोग नहीं आप मैं पॉइंट पे आपसे बहुत है, और इसका मूल कारण आप क्या मानते हैं? एक कोई कारण बता दीजिए। नहीं देखिए मूल कारण तो ये है कि पिछली सरकारों के कारण से उनकी आदतें बिगड़ी हुई, इस सरकार ने त्वरित कार्रवाई करके तो क्या ये भी मान के चल रहे हैं? अच्छा एक अब तो मैं इस प्रकार के काम यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं मैदानी जी मैं ये भी मान के फिर हम चले कि कुछ पुलिस वालों की भी, अधिकारियों की भी आदतें बिगड़ी हुई हैं, जो काम नहीं पा रहा। सबकी बात कर रहे हैं, हम लोग अपनी भी बात कर रहे हैं कि सारे ही लोग, अच्छा तो क्या अगर कहीं कोई इस प्रकार की गलत काम कर रहा है तो उसको त्वरित जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो समाज में मैसेज जा रहा है कि नहीं भाई योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, अब ये काम करके उत्तर प्रदेश में तो क्या हम ये मान के चले कि का प्रयास किया तो जेल जाएंगे? नहीं ये तो बात मालूम हो गई, लेकिन आपने भी देखा, आपने भी ये स्वीकार कर लिया कि हाँ सबकी एक आदत पड़ी। क्या इसी आदत को सुधारने के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त IAS को उत्तर प्रदेश में भेजा? हाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैंने प्रारंभ में कहा कि एक कार्य पद्धति है
कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, कार्यकर्ता हो गए, तो कार्यकर्ता की योग्यता और क्षमता के अनुसार पार्टी उसको किसी को संगठन में, किसी को सरकार में, किसी को जनप्रतिनिधि, किसी को सहयोगी के रूप में, जिसकी जैसी क्षमता है उसका पार्टी उपयोग मात्र और मात्र गरीबों की और जनता की सेवा करने के लिए देती है। ये हमारा उद्देश्य है। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आईएएस इतने अनुभवी आए हैं और चूंकि उन्होंने मोदी की कार्यशैली को देखा है और उस कार्यशैली के अनुसार उन्होंने काम किया है, तो इसका लाभ तो उत्तर प्रदेश को मिलेगा ही। तो उनको क्या सोच रहे हैं आप, क्या मिलने जा रहा है नंबर एक, और क्या कितना असर होने लगा कि इसमें तो भी या तो यूँ कहते हैं कि सोने में सुहागा हो जाएगा, कुछ न कुछ तो होगा कि जब जो आदमी मोदी के साथ 16 साल तक काम किए, इसके मतलब उसकी पहली दृष्टि तो है ये, और मोदी उसको लाइक भी करते हैं, इसके मतलब उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम तो मिल गया। देखिए डॉक्टर साहब, पार्टी हमेशा प्रयोग करती है जी। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, सुनील बंसल जी या योगी जी, जो भी लोग हैं ये लोग प्रयोग करते हैं, बड़े लोग हैं, ये प्रयोग करके अलग अलग कार्यकर्ता का उनकी क्षमता के अनुसार लोगों को लाभ पहुंचाने में किसका क्या उपयोग है उसका वो प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग लगातार होते रहे हैं। आपने देखा हमारे यहाँ तमाम ऐसे हजारों ऐसे उदाहरण हैं। अब इसका बताइए, इस पॉइंट में बताइए, इसका क्या नहीं, इसका क्या असर होने जा रहा है, मैं ये जानना, प्रशासनिक दृष्टि से कोई असर होने जा रहा है या व्यवस्था के शासन के स्तर पर कोई असर होने जा रहा है, क्या असर होने जा रहा है इसका? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहला असर तो यही हो रहा है कि आज उनके नाम पे चर्चा हो रही है कि वो आए हैं तो मतलब कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। हाँ, ये भी क्या कम है। आप प्रयोग, मैंने कहा ना कि उन कार्यकर्ता का कैसा प्रयोग नेतृत्व हमारा करता है, ये उस पर नेतृत्व पर आधारित है और उसका लाभ निश्चित रूप से नेतृत्व 24 घंटे। मैं अध्यक्ष था, मुझको याद है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं मिला था और मैंने कहा कि भाई साहब अब आप प्रधानमंत्री हो गए, जब प्रधानमंत्री हो गए थे, मैंने कहा मैं चाहता हूं कि कानपुर के कुछ 11 प्रतिष्ठित लोग आपसे पीएमओ में जाकर के मिले। उनका जवाब मालूम है डॉक्टर साहब क्या था? उन्होंने कहा कि तब तुमको अनुमति मिलेगी जब मैं अध्यक्ष था। अध्यक्ष के पास ये अधिकार होता है आग्रह करने का और उनको देने का भी एक व्यवस्था है कि अध्यक्ष ने कहा है तो भाई उसको करिए। उन्होंने बावजूद उसके अपने उनका विजन देखिए, उन्होंने कहा कि यदि तुम कानपुर के लिए कोई ऐसी योजना लाओ जो कानपुर के विकास में मील का पत्थर साबित हो तब मैं आपको पीएमओ में समय दूंगा। ये विजन है हमारे नेताओं का। आप देखिए कि इस विजन के आधार पे एक एक मिनट का उपयोग वो जनता की भलाई के लिए करते हैं। इसी प्रकार से एक एक व्यक्ति का उपयोग वो जनता की भलाई के लिए करते हैं। आने वाला समय बताएगा कि किस व्यक्ति का क्या उपयोग जनता के लिए है, ये नेतृत्व उसको फाइनल। मतानी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब इस समय सरकार चल रही है, आप सोच रहे हैं बहुत बढ़िया सरकार भी चल रही है, 2022 का चुनाव भी आने जा रहा है, क्या आपको सबसे बड़ा चैलेंज दिख रहा है कि इस समय क्या और होना चाहिए जिससे कि जैसे कि दोबारा जब मोदी आए तो और संख्या बढ़ गई, तो हम चाहेंगे और संख्या बढ़े, इस हिसाब से आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या और करना चाहिए? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने प्रारंभ किया है और जो योगी जी ने प्रारंभ किया है, सबसे बड़ा काम जो उसको लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि बिचौलियों को खत्म किया, गरीबों के खातों तक पैसा पहुंचाने का काम उन्होंने ये तो कर रहे हैं। और करना क्या चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब क्या चैलेंज है नया जो करना चाहिए? मोदी जी के आगे चैलेंज तो देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज है। जब धारा 370 हट गई, 35 से हट गया, तो आप मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। राम मंदिर का निर्णय, कितना भव्य राम मंदिर लोग बनाने के लिए आगे आ रहे, समाज आ गया है आगे। तो कुल मिलाकर के विषय तो इस देश में अब कुछ बचने वाला नहीं है। जितने विवादित विषय जिसके आधार पर लोग राजनीति करके सत्ता को हासिल करते थे अपने भोग के लिए, वो सारे विषय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी समाप्त करने वाले हैं। और गरीबों के उत्थान यानी जो अब इस देश में हमारी पार्टी ये मान के चले अंत्योदय, अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। तब मैं ये मान के चलूं, नहीं तो ये मान के चलूं कि इस समय प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, सारे विवाद खत्म, सब सुख शांति और जंगल में मंगल, सब कुछ हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, देखिए विपक्ष बराबर दिक्कत पैदा करने का प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा कि अब मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं तो लोगों को, जनता को हमारी सुन रहे हैं, राफेल कितना चिल्लाया गया, अब क्यों नहीं बोलते आप राफेल पे, जिसको चाइना और पाकिस्तान, चलिए वो राफेल छोड़िए, अब ये कह रहे हैं ना, एक उदाहरण खाली मात्र नहीं, मैं सपा आपके लिए चैलेंज, बसपा आपके लिए चैलेंज, सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी आपके लिए साथ में आ रही है, ये जो कांग्रेस नए तेवर से, अब तो आपके विधानसभा में भी नया
अध्यक्ष भी कांग्रेस का आ गया है। तो ये सारे चैलेंजेस अब आपके सामने आ रहे हैं, तो इसको आप किस रूप में देखेंगे? चैलेंज उस व्यक्ति को कभी नहीं होता जो जनता के साथ जुड़ा रहता है और गरीबों के लिए काम करता है, उसके लिए कोई चुनौती नहीं होती। वो गरीब आदमी उसके लिए खड़ा होता है 24 घंटे। वो मतदाता हमारा, वो जनता उस जनप्रतिनिधि के लिए खड़ी रहती है, उस पर कोई नहीं, तो क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं मिलेगा? हमारा लक्ष्य लोगों की सेवा करना है। हम इतना ही देख पाते हैं कि हम अपने पूरे रिज्यूम में कितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों की, गरीबों की भलाई कर सके, लोगों की सेवा कर सके। मेरा सवाल ये नहीं देख पाते हैं कि दूसरे दल से कौन आ रहा है। कोई आए नहीं, सपा का अपना एक कार्य विकास का है। आम आदमी पार्टी बार बार अपने स्कूल मॉडल, पानी मॉडल, अस्पताल मॉडल, सबको लेकर बिजली मॉडल लेके आ रही है। और तो क्यों नहीं, और अब इतना ही नहीं, अब तो पंचायत चुनाव में भी वो उतरने के लिए जा रहे हैं। पूर्वांचल एक नया गढ़ बनता चला जा रहा है राजनीति का। मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं कि इन लोगों का कितना प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके ऊपर? देखिए, मुझे लगता है इन लोगों को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए, अपने दल को अगर ये आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये जनता की सेवा करें। इनका सारा फोकस, सारी मार नहीं, अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी कैसे सत्ता में आ रही? 3 बार आपने सब कुछ कर डाला, कुछ नहीं, तो सेवा का तो उनके पास एक बढ़िया सर्टिफिकेट है। दिल्ली की डॉक्टर साहब परिस्थिति बिल्कुल अलग है। अच्छा, बाकी उत्तर प्रदेश की, बिहार की, अन्य प्रदेशों की स्थितियां बिल्कुल दिल्ली से भिन्न है। दिल्ली के राजनीति की, दिल्ली के व्यवस्थाओं की तुलना आप अन्य प्रदेशों से नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और कानपुर की बात करें, तो इन दलों को जितना ये फोकस अपना हम लोगों पे प्रहार करने के लिए कर रहे हैं, उससे कम अगर ताकत से ये जनता की सेवा करें तो अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को करना है। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं लग रहा, नहीं करना है। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, नहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सपा को बढ़ने दीजिए, आप जो है आम आदमी पार्टी को बढ़ने दीजिए, कांग्रेस को बढ़ने दीजिए, आपने जैसा कर और सबका निपटारा जो है ओवैसी जी आकर के कर देंगे आकर के, और आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। और साक्षी महाराज कह भी रहे हैं कि खुदा करे उनको और ताकत मिल जाए, तो ये तो आपको लाभ मिलने जा रहा है। हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के आधार पर राजनीति नहीं वो तो आप नहीं कर रहे, वो तो कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी ये प्रवृत्ति रही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, वो कर रहे हैं और वो डंके की चोट पे कर रहे हैं, तो उसका फायदा तो सीधे सीधे बीजेपी को होने जा रहा है ना। लेकिन ये उनकी राजनीति है, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं आप क्या परिणाम भी तो दे रही है। नहीं, परिणाम क्या भाई, वो देखिए सपा और बसपा कांग्रेस जितना बढ़ेगी आम आदमी पार्टी, उसकी काट के लिए बढ़िया से ओबीसी आ गए, वो उनके साथ में छोटे छोटे दल भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है इसका सीधा सीधा लाभ तो बीजेपी को ही मिलेगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। राजनीतिक दृष्टि से बताइए ना, उसमें क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब, लाभ का हमारे लाभ का सिर्फ एक आधार हम रखते हैं, लोगों की सेवा। हम उस सेवा के आधार पर इनकी राजनीति अपने आप ये आपस में लड़ करके खत्म हो जाएंगे। आप देख लीजिए, जनता ने खत्म कर दिया, हम नहीं खत्म करने वाले कौन होते हैं, ईश्वर है। लेकिन राजनीति जो खत्म है वो जनता करती है। जनता हमारी राजनीति को स्थायी रखती है और जनता हमारी राजनीति को खत्म करती है। यदि हम जनता से व्यवहारिक रूप से नहीं जुड़े और उनके सुख दुख में नहीं खड़े हुए, तो आप समझ लीजिए कि हम किसी भी दल से होंगे, हमें कठिनाई आएगी। तो हम जनता के लिए सेवा करने के भाव को लेकर के आगे बढ़ते हैं और हम ये चिंता नहीं करते कि किस दल से कौन आया, क्योंकि इन दलों का आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वर्ग विशेष के लिए ही राजनीति की, आपस में लड़े हैं कि ये हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़का दें, उनका वोट कौन लेगा, ये लेंगे कि वो लेंगे कि वो लेंगे। और हमारे आप देख लीजिए, अटल जी की वोट अपना पक्का ही है। नहीं, अटल जी की सरकार रही, उर्दू शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती आजाद भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करी थी। तो हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपने बहुत अच्छी बात, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नीति अपनाई या जो उनका मॉडल चला अटल बिहारी वाजपेयी का, तो वो तो 312 भी तो नहीं ला पाए थे। ये भी तो आप सोचिए। आपने देखा लोगों ने, नहीं मैं ये तो मैं बात कर रहा हूँ, आप फिर वही कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि हाँ उनकी सरकार गिरी। आप बताइए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अच्छा मैदानी जी अटल मॉडल और ये आज का जो मॉडल आ गया है, तो आप हाँ तो ये कैसे बढ़ गया, ये मैं उसमें दोनों में डिफरेंस क्या लगता है? प्रतिदिन देखिए, दिन प्रतिदिन आज उस समय
कई दलों को लेकर के काम करना एक आप अलग भी आप परिस्थिति थी। 45 दलों को लेकर काम हम चल रहा 45 दल, है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। हाँ, तो इसलिए हमें उसका भी थोड़ा सा लाभ मिलता है और लोगों का, हमारे दलों का भी वो लाभ उस समय भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा नहीं, था। मैं यही हमारा तो दल कह रहा भी हूँ, पूरा नहीं, होने मैं से ये कह और रहा हूँ, वो बहुमत क्यों नहीं ला पाए देश- अटल जी, बल्कि एक एक वोट के लिए सरकार को गिरा दिया। बताइए, ये तो- आजकल आज का जमाना होता तो जाने कितने वोट ये इधर तो उधर हो जनता- जाते हैं। ये जनता पे है ना, आप हाँ। जनता पे है हाँ। कि हम जनता के जनादेश का आदर करते हैं। बस ये हमारी कार्य पद्धति, जिसके कारण हमारी सरकार एक वोट के कारण से गिर गई, क्योंकि हम अपने नैतिक नहीं, मैं जिम्मेदारी सवाल का, केवल नैतिक इतना कर मूल्यों रहा हूँ, का खाली हमने एक पालन बता किया। दिए मैथारी जी, आप तो बहुत पके हुए अच्छे कार्यकर्ता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो एक जो है वोट के लिए सरकार गिरा देते हैं। यहाँ आपको जितने वोट होते हैं, देखिए जरा पश्चिम बंगाल में रोज अरोड़ के विधायक चले आ रहे हैं, वो मंत्री वो विधायक ये, तो ये तो आपकी कोई नीति तो अच्छी है ये, जिसके कारण ये हो रहा, वो चीज नहीं हो पाई होगी। ये नीति क्या, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली पर, कार्यशैली, सरकार की कार्यशैली पर ये। लोग प्रभावित हैं और लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत लंबे समय तक इस देश का संचालन करें, योगी जी बहुत लंबे समय तक इस उत्तर प्रदेश का संचालन करें। तो नव भारत के निर्माण की जो बात हमारे नेताओं ने कही है, वो तभी संभव है जब निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए हम सब लोग आगे रहेंगे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल पर, जेएमडी न्यूज पर कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि अगर हम जनता के हितों की रक्षा की लड़ाई और उनके सुख दुख पे नहीं खड़े हुए या उनको सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं कराया, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी में स्थायित्व तो किसी का नहीं होता। जनता की सेवा हमको करनी पड़ेगी, और अगर जनता की सेवा से हम विमुख हुए तो नेतृत्व हमको 2 मिनट में ठीक भी कर देता है, यानी हमारी कार्य पद्धति के आधार पर हमको प्रमोशन या हमको डिमोशन दोनों करता है। तो हमारे अंदर ब्लड में जो सेवा भाव हमारे नेतृत्व ने भर दिया है, उससे हम कभी विमुख हो ही नहीं सकते। हम वोट की राजनीति लेकिन सेवा भाव में कोई देगा या नहीं देगा इसको भी नहीं देखते। हम तो सिर्फ और सिर्फ गरीबों की सेवा करने में, लोगों की सेवा करने में ही अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के साथ राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि आप सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन बीच में जय श्री राम भी आ जाते हैं, तो ममता जी को छोड़ना भी पड़ जाता है कि मेरे साथ अपमान कर रहे हैं आप लोग, मुझको चिढ़ा रहे हैं। आप लोग ये भी तो करते हैं, ये भी तो आपके ऊपर आरोप है। चिढ़ा नहीं रहे, देश का हमारा सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज पूरा विश्व के वो महानायक थे हमारे भगवान, और उसके रूप में, और वो अगर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मंदिर बन रहा और हम जय श्री राम अभिवादन के रूप में भी कहें और जय सिया राम हम कह करके अपने को गौरवान्वित अनुभव करें, तो इस पर अगर किसी के पेट में दर्द होता है तो मुझे लगता है होता रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आप जय श्री राम बोलते रहेंगे, श्री राम और जय सिया राम हम कहेंगे, हम उनके वंशज हैं, हमें गर्व है कि हम भारतवर्ष में हैं, हमें गर्व है हम हिंदुस्तान में हैं, हमें गर्व है कि हम उनकी उस धरती पर हैं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और कृष्ण, और जहां काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिर, और जहां केदारनाथ बद्रीनाथ, और जहां इतने ज्योतिर्लिंग हो, हम उस धरती के पैदा हुए लोग हैं, हमें गर्व है, हम जय सिया राम कहेंगे। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप अच्छा कहेंगे, हृदय से कहेंगे। एक बात और है कि आपने बताया आपके जो प्रमुख समस्याएं थी, कभी आप नहरिया में पानी भी डलवा देते हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये नहीं। आपने कहा हम दादानगर पुल, ये कब तक बन जाएगा दादानगर पुल? हाँ देखिए, इसी बजट में अभी पैसा आना है, इसके बाद होगा, इसके बाद तुरंत होगा। देखिए मैंने 25 लेकिन नवंबर क्या, को शपथ ली डॉक्टर लेकिन क्या पीयूष गोयल भी अपने बजट में इसको ले आएंगे क्या? हाँ, जब उन्होंने कह दिया मुझसे, मैंने वर्चुअल नंबर 2 मीटिंग करी, वो चलिए मैं 2-3 बातें, अरमापुर के पुल की क्या बात है, कब अरमापुर का पुल बात है कि मार्च में हर हाल में, मेरी बात रिकॉर्ड कर ली जाए, मार्च में हर हाल में इस पुल को अगर कोई विशेष परिस्थिति ना आई तो हर हाल में जनता को समर्पित कराऊंगा। 3 साल से बन रहा है। चलिए नंबर 3, एक आवास विकास की बड़ी सड़क है, ये गड्ढे हो गए, ये प्रॉब्लम हो रही, और कभी उसमें आवास विकास आ जाता है, कहीं नगर निगम, कहीं कोई हो जाता है। तो मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना याचिका लगाई थी और उसके माध्यम से आवास विकास, और मैं धन्यवाद है कि कमिश्नर हमारे कानपुर में बड़ा रुचि लेते हैं, तो उन्होंने इंटरफेयर करके, और दीपक कुमार जी जो हमारे मुख्य सचिव हैं आवास, उनके पास जा करके और याचिका लगा करके मैंने इनमें आपस में इनको बैठाया। माननीय केशव मौर्य जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया, और जो वहाँ की सड़क है जो 15 वर्षों से नहीं बनी, तमाम लोग विधायक रहे वहाँ, यही कह रहा हूँ, रहे आप देख लीजिए दूसरी सरकारों के, सपा के भी, अरे दूसरी सरकार ना, हम आप एक सरकार की भी तो बात कर लेते हैं। 15 वर्ष से नहीं बनाई, मायावती सरकार थी, पैसा ही नहीं दिया, उन्होंने नहीं बनाई। अच्छा, आप कब तक बन जाएगी वो सड़क का? उन्होंने जो हम लोगों को आश्वासन
आश्वासन दिया है कि हस्तांतरित हो रही है नगर निगम को, फरवरी माह में वह हस्तांतरित हो जाएगी और फरवरी में ही या मार्च में उसका निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। अभी आपकी मेयर साहब बहुत परेशान है। अभी वो नगर विकास मंत्री से बातचीत कर रही थी, कह रहे थे कि वो स्मार्ट सिटी का सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, नमामि गंगे सब बेकार हो रहा है और जल निगम वाले कुछ कर ही नहीं रहे हैं और जगह जगह वो फव्वारे निकलने लगते हैं। इससे उन्होंने डॉक्टर साहब जो कहा था वो ये कहा था कि जल निगम जो ये पाइपलाइन, गहरी सीवर लाइन सब डाली गई हैं, पेयजल वाली भी, ये लाइन में इतना भ्रष्टाचार हुआ है। आपने सब खूब दिखाया था कि जब पिछली सरकारें थी नहीं, मैं तो उसमें प्रमिला पांडे जी की जितनी बात है आप उससे बिल्कुल सहमत है। आप प्रमिला पांडे ने जो बातें कही, उन्होंने कानपुर की भलाई के लिए मैं यही तो कह रहा हूँ मंत्रियों से, किसी भी जनप्रतिनिधि आप उसको, मेरी नजर में, मेरा व्यक्तिगत राय है कि वो जनप्रतिनिधि बहुत अच्छा है जो अपने क्षेत्र के लिए लगातार अपने नेताओं के आगे, अपनी सरकार तो के इसके आगे माने ये बात रोता भी रहे, कोई बात नहीं, हम जनता की भलाई के तो इसके माने सब कुछ करेंगे, सरकार से लेकर चलिए बहुत अच्छी बात। इसके माने मान लेते हैं कि प्रमिला जी ने जो बात की है वो बिल्कुल सही की है, ये वेदना तो कानपुर की है और इसको तो दूर होना चाहिए, ये तो मान ले। प्रमिला जी जो बात मैंने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन यही कहा था बड़ा दुरुपयोग हो रहा पैसे से, निश्चित रूप से उन्होंने जनता की भलाई के लिए, क्योंकि वो भी एक जमीन से चली हुई कार्यकर्ता है हमारे भारतीय जनता पार्टी। आप उससे तटस्थ हैं, आप उससे सहमत नहीं है? नहीं, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ। मैं सहमत, अगर उन्होंने कोई चिंता व्यक्त करी है तो जनता के हित में करी होगी, ठीक, और जनता के हित में किया गया कार्य हमेशा ठीक होता है। उसके लिए दूसरी चीज, अब अगला चुनाव आ रहा है 2022 का, कि आपके लिए क्या चैलेंज, क्योंकि आपने 3 बातें तो बता दी और आपने क्या ऐसा काम किया जो डॉक्टर रमेश जी, जब मैं विधायक बना, चूंकि मैं विधायक नहीं था तो मुझको लगा कि अब मुझे विधायक बनने के बाद करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सभी पार्षदों को बुलाया, बैठाया, मैंने कहा भाई तुम्हारे वार्डों में जो कठिनाइयां हैं सब मेरे ऊपर उड़ेल दो, तो मैं ओवरलोड हो जाऊं, मैं अपना काम तेजी से शुरू करूं। उन सब लोगों से पहले मैंने काम लिया। उसके बाद मैंने दूसरी निगाह लगाई कि कौन सी ऐसी योजनाएं पूरी विधानसभा में हैं जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से विभागों की लापरवाही के कारण, मतलब हमारे जनप्रतिनिधि करना चाह रहे हैं लेकिन विभागों की लापरवाही के कारण से वो काम सफर कर रहे हैं। मैंने देखा कि पनकी बाबा के दर्शन करने के लिए, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भाटिया तिराहे से पनकी मंदिर तक जाने वाली आधी सड़क लगभग 1 फुट ऊंची बनी हुई, 10 इंच ऊंची, और दूसरी तरफ 10 इंच गड्ढा, लोगों की गाड़ियां पलट रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। मैंने वहां बुलाया सब अधिकारियों को और उनको समय दिया, उनको 3 महीने का समय दिया था कि अगर 3 महीने के अंदर सड़क नहीं बनी तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो थाने में तुम्हारे खिलाफ, विभाग के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा और जेल भिजवाऊंगा। मुझे खुशी है कि मुझे नौबत नहीं आई और अधिकारियों ने उस सड़क को बना करके लोगों को सेवा। लेकिन कल्याणपुर पनकी रोड और जो क्रॉसिंग है उसकी दुर्दशा भी आपने देखी है। अब उसके लिए आप जो पनकी पावर हाउस प्रोजेक्ट है, मैंने कहा देखिए भाई आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, बिजली मिलेगी, सब अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्रॉसिंग, जो मालगाड़ियों का आवागमन बहुत होगा, तो एक क्रॉसिंग पे जो कल्याणपुर से बाबा के दर्शन के लिए वहां जा रही है पनकी, वो क्रॉसिंग पे एक मैंने ओवरब्रिज ले लिया और एक ओवरब्रिज मैंने बाबा के दर्शन करके भाटिया तिराहे की तरफ, अच्छा ये बताइए, उस पर ओवरब्रिज ले लिया। अब इतना हमको और बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं कि ये काम हम और कर दें तो हमारी गोविंद नगर विधानसभा की लगभग सभी समस्याएं दूर है। बड़ी तमन्ना, बड़ी जिसमें आपको आतुर है, राम काज कीने बिना मोई कहाँ विश्राम, और वही दूसरा भी है कि राम काज को है आतुर, तो आप तो आतुर हैं। वो वाला वर्ड बता दिए। वो दो जबरदस्त विजन है जिसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। हाँ बोलिए। एक कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई भी गरीब आदमी बीमार होता है तो उसको बीमारी के इलाज के लिए पूरा पैसा मैं सरकार से दिलाऊं और पुण्य का कुछ अंश मुझको भी ईश्वर दे, जिसके आधार पर मुझे दूसरी जगह मिला। दूसरा काम, दूसरा कि नौजवानों को रोजगार के लिए प्लान ना करना पड़े, पूरा दिमाग मेरा इसी पे लगा हुआ है। इसीलिए टूल रूम के माध्यम से अभी ये रक्षा का हब जो प्रारंभ होने जा रहा है, होजरी का हब भी अभी अच्छा वो क्या हुआ जो आप लोग, अरे वो आपने जाकर के MSME में आप गए थे और समझौता कराए थे और 43 लोगों की नौकरी वाला भी, उसमें तो कुछ हुआ तो है नहीं सब। मैंने, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं नंबर दे दूंगा आपको कि अभी तक मैं 167 लोगों को नौकरी लगा चुका हूँ। 167 लोगों, 167। मेरा मतलब मुझे इसको प्रारंभ करने, मैं विधायक कितने, लेकिन आपके यहाँ तो 50,000 बेरोजगार है। हाँ मैं बता रहा था, वो तो 50,000 के लिए वहां पे दिया, मैं अपने
मैं कह रहा हूँ। उनके माध्यम से, उनकी वेबसाइट के मैंने माध्यम से तमाम लोगों को रोजगार मिला है। 167 लोगों को 167 वो कह रहा हूं जिनके लिए, जो लोग मेरे पास आए और जिनको मैंने अपनी सरकार के इस सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से लगवाया। तो आपने खाली, अब आपके पास ये 2 काम रह गए। चलिए मैं मान गया, मैंने आपकी चिकित्सा का काम रह गया और रोजगार, बाकी और तो कोई काम नहीं रह गया। और शिक्षा में लोगों को राहत और स्वास्थ्य सेवाओं में मैं जगह चलिए वो बात दूसरी। अच्छा ये बात मान के हम चले कि जब आप 2020 में जाएंगे तो सबको बताएंगे कि दादा नगर पुल देखो हमने बनवा दिया, दादा नगर पुल बनवा दिया, यही बताएंगे कि कुछ और बताएंगे? कुछ और बताएंगे? ये तो जनता बताएगी। नहीं आप बताइए, आप क्या, आप अपनी उपलब्धि तो कुछ बताएंगे ही ना। मैं अपनी उपलब्धि यही बताऊंगा कि देखिए 24 घंटे मैं गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के 42 राउंड, एक एक गली, एक एक बूथ का लगा चुका हूँ। लोग अगर मुझको फोन करते हैं तो फोन करने के बाद आधे घंटे के अंदर मैं उनके यहाँ खड़ा होता हूँ। तो कुल मिला के मेरी उपलब्धता, मेरी सहजता, मेरी शिष्टता और मेरी काम करने की शैली और लोगों से मेरा जुड़ाव और लोगों का ये विश्वास अति बढ़ा दूंगा कि लोग मानेंगे कि विधायक सुरेंद्र मैथानी नहीं है, विधायक मैं हूं। जब चाहूंगा सुरेंद्र मैथानी का कुर्ता पकड़ के बैठा लूंगा, विधायक जी बैठिए, मेरा ये काम करिए, ये विश्वास बहुत बढ़ाऊंगा जनता के बीच में। मैं चाहता हूं कि आपका जो ये शैली है वो आपके ही सब विधायकों पर पहुंच जाए, जरा इसको भी कहीं ऊपर ऊपर तक पहुंचा करके इसको रूप में लाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं ये मान के चलूं कि अगली 2022 का परिणाम उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट बहुमत के आधार से। आपको क्या चैलेंज हो रहा है, आपको किससे संघर्ष होने जा रहा है गोविंद नगर में? मुझे तो संघर्ष नहीं दिख रहा क्योंकि अभी कांग्रेस सुन रही, कोरोना पीरियड हुआ, कांग्रेस के लोग नहीं नीचे दिखाई दिए, सेवा में कोई नहीं दिखाई दिया, केवल वोट लेने के लिए आना। अच्छा ये जो दक्षिण का कांग्रेस अध्यक्ष बन गया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का बीजेपी पर कोई प्रभाव नहीं। कांग्रेस नेता विहीन है, विचार विहीन है, दिशा विहीन है। बहुत बहुत धन्यवाद मैथानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं कि जैसे आप काम कर रहे हैं खूब करते रहिए, जनता की सेवा करते रहिए और आप एक मिसाल बन जाइए अपनी पार्टी के विधायकों के लिए, और अगर सबके बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।